और बच्चों, क्या हाल चाल। सो आज हम ले आए हैं आपके लिए एक अगला चैप्टर हमारे मैकेनिक्स से। राइट, हमारी फर्स्ट बुक जो 11th स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी के, एंड द चैप्टर्स नेम इज वर्क एनर्जी एंड पावर या वर्क पावर एनर्जी। राइट, अभी तक अगर आप अपने पुराने वीडियोस को फॉलो करते आए हैं तो हमने इन डिटेल सीखा है अबाउट काइनेमैटिक्स, बेसिकली विच टॉक्स अबाउट हाउ मोशन ऑफ मोशन को हम कैसे स्टडी करते हैं, उसे डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, वेलोसिटीज कैसे निकालते हैं। फिर सेकेंड पार्ट में हमने सीखा है फोर्सेस के बारे में, जहां हमने लॉज ऑफ मोशन देखा है। वहां पे हमने एक स्पेशल टाइप ऑफ मोशन या बेसिकली हम डे टू डे लाइफ में जो देखते हैं सर्कुलर मोशन, उसके बारे में सीखा और सारी फोर्सेस के बारे में सीखा, वो एक दूसरे से कैसे रिलेट करते हैं। अब नेक्स्ट हम जाने वाले हैं कि ये जो प्रोसेस है, ये जो चीजें हैं, ये जब अप्लाई होती हैं तो ये क्रिएट करती हैं वर्क, ये यूज करती हैं एनर्जी और ये क्रिएट करती हैं पावर। राइट, सो वर्क, एनर्जी एंड पावर फिजिक्स की लैंग्वेज में हम कैसे पढ़ते हैं। अब अपना वीडियो और अब आगे के लेक्चर्स जो होंगे वो इन्हीं कंसेप्ट पे बेस्ड होंगे। ठीक है, तो वर्क पावर एनर्जी में आज हम देखेंगे कि हमारे पास में क्या क्या पढ़ने के लिए है। राइट, वर्क पावर एनर्जी में पहली चीज जो हम एक नई चीज सीखेंगे विच इज बेसिकली अ वेक्टर का पार्ट इज स्केलर प्रोडक्ट। राइट, तो हम इसको सीखेंगे एज वेक्टर्स का पार्ट, वेक्टर्स के पार्ट में। राइट, इसको थोड़ा सा सीखना बच्चों इसलिए जरूरी है क्योंकि जब आप फॉर्मुलाज लगाओगे अब वर्क और पावर के, तो आपको स्केलर प्रोडक्ट आना जरूरी है। तो ये पार्ट थोड़ा सा बोरिंग हो सकता है लेक्चर का, लेकिन मेरे साथ रहिएगा, इंटरेस्टिंग लेक्चर है, बहुत सारी चीजें, नई चीजें हम सीखेंगे यहाँ पे। लेकिन हम स्केलर प्रोडक्ट सीखे बिना वो चीजें समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो स्केलर प्रोडक्ट को मैं ट्राई करूंगा कि थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना के रखूं और फटाफट इसे खत्म कर दूं। ठीक है, और फॉर्मुलाज और इसके वैल्यूज और प्रॉपर्टीज हम फटाफट इसको कवर करेंगे और चलेंगे हमारे स्पेशल पार्ट पे जो है वर्क डन। राइट, सो वर्क डन हम समझने की कोशिश करेंगे कि फिजिक्स की लैंग्वेज में वर्क क्या होता है और कैसे डिफाइन होता है। ठीक है, वर्क के बाद में हम चलेंगे टाइप्स ऑफ वर्क डन। आप वर्क डन को कैसे कैसे टाइप में चेक कर सकते हो, उससे क्या क्या फर्क पड़ता है, वो चीजें हम टाइप्स में सीखेंगे। और दो चीजें, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स और वेरिएबल फोर्स, दोनों में डिफरेंस क्या होता है और दोनों की वैल्यू कैसे कैलकुलेट होती है, ये दोनों चीजें हम सीखेंगे आज के वीडियो के एंड तक। तो ये हमारा आज का प्लान है और हम इसे कवर करेंगे आज के वीडियो में। तो पहले चलते हैं और एक अच्छा सा वीडियो देखते हैं। राइट, सो जब आप वर्क के बारे में डिस्कस करते हो बच्चों, जब वर्क के बारे में कहानी सुनते हो तो आपको लगता है यार वॉशिंग, राइटिंग, ब्रशिंग, ये सारी चीजें हमारे लिए वर्क है। राइट, लेकिन हम ये बोलते हैं कि यार ये चीजें जो है ये वर्क फिजिक्स के लिए नहीं है। हमारी डे टू लाइफ में भले ही ये वर्क हो, लेकिन फिजिक्स के लिए ये वर्क नहीं होता है। तो फिजिक्स के लिए वर्क क्या होता है? फिजिक्स ये कहता है कि भाई वर्क मेरे लिए सिर्फ ये कहता है कि वर्क विल ओनली हैपन अगर उससे एनर्जी रिक्वायर्ड हो उस चीज के लिए। राइट, और वो कैसे करते हैं साइंटिफिक पर्सपेक्टिव में कि भाई अगर आप जनरल कंसेप्ट ऑफ वर्क देखते हो तो जनरल कंसेप्ट ऑफ वर्क में ये कहानी है कि हम जनरल परसेप्शन में ये समझ रहे हैं कि ये जो वर्क है ये क्यों हो रहा है, बिकॉज आप जब उस सोफा को स्लाइड करोगे तो आपको एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। राइट, उसको मूव करने के लिए। तो जब तक आप ये एनर्जी सप्लाई नहीं करोगे, हम ये कहते हैं कि आपने कोई वर्क नहीं किया है। राइट, अगर ये कंसेप्ट नहीं भी समझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं बस ये बताना चाह रहा था कि यार जो रोज के टाइम ना, अरे यार मुझे आज यहाँ पे सब्जी लेने जाना है, सब्जी लेने जाना वर्क नहीं है आपके लिए, आपके लिए है, फिजिक्स के लिए नहीं है। राइट, तो हमें ये चीजों को वर्क बोलते हैं ना, वर्क जो है वो इंग्लिश की लैंग्वेज में नहीं, फिजिक्स की लैंग्वेज में समझना है। और फिजिक्स ये कहता है कि भाई मेरे हिसाब से आपको वर्क डन डिफाइन करना पड़ेगा और उसी के हिसाब से आपको फिजिक्स के कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे। ठीक है, तो हम देखेंगे कि आगे हमारे पास में वर्क के बारे में और क्या क्या है। तो ये बोलता है यार फिजिक्स के हिसाब से वर्क है क्या। ठीक है, फिजिक्स बोलता है कि वर्क इज सेड टू बी डन, वर्क इज सेड टू बी डन, राइट, वर्क इज सेड टू बी डन बाय अ फोर्स, फोर्स से वर्क डन होता है। राइट, व्हेन अ बॉडी अंडरगोज डिस्प्लेसमेंट, मूव करनी चाहिए, बॉडी की डिस्प्लेसमेंट होनी चाहिए। राइट, पैरेलल टू द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, ये वर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पैरेलल टू द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, तो तीन चीजें, वर्क फोर्स होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, और डिस्प्लेसमेंट कहां होना चाहिए, हमेशा पैरेलल टू द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। राइट, ये अगर हो रहा है तो आप उसको फिजिक्स की लैंग्वेज में वर्क कह सकते हो। राइट, तो जैसे आप कंप्यूटर पे बैठे हो तो भाई अगर तुम कितना भी टाइम यहां वेस्ट कर लो, आपके लिए ये वर्क नहीं है।
राइट। तो अगर आप यहाँ पे कितनी भी पढ़ाई कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, लेकिन फिजिक्स की लैंग्वेज में आप वर्क नहीं कर रहे हो, ठीक है नाउ। लेकिन वहीं पे आप कहीं पे समझो अपनी घास काट रहे हो या बेसिकली वॉक कर रहे हो या सोफा हिला रहे हो, तो ये सारी चीजें जो होंगी ये क्या होंगी आपके लिए, वर्क होंगी फिजिक्स की लैंग्वेज में। जैसे मैंने बोला हम क्या सीख रहे हैं, फिजिक्स, तो हम जनरल टर्म में वर्क नहीं सीखेंगे, हम फिजिक्स के वर्क में सीखेंगे, क्योंकि जब आप इसको पुश करोगे तो पुश करने में फोर्स लगेगा और फोर्स की वजह से ये डिस्प्लेसमेंट करेगा, राइट। तो अगर फोर्स की वजह से डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, पैरेलल टू द एक्शन ऑफ फोर्स हो रहा है, तो ये वाला अगर पैरेलल वाला पार्ट नहीं भी समझ रहा है बिल्कुल नहीं डरना। जैसे मैंने बोला कि थोड़ा सा स्लो चलेंगे और पहले समझेंगे और उसके बाद इसे देखेंगे कि ये पैरेलल पैरेलल क्यों बोल रहा था बाद में, राइट, पैरेलल क्यों बोल रहा था वो कवर करेंगे। लेकिन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट होता हुआ दिख रहा है, मतलब फोर्स की वजह से डिस्प्लेसमेंट हुआ है, मतलब वर्क डन हुआ है, फिजिक्स ये कहता है आपको, ठीक है। तो फिजिक्स की बात तो समझ गई। अब जैसे ये बोल रहा है कि भाई ये जो आदमी है ये पुश कर रहा है बॉल को, तो ये वर्क कर रहा है, हम बोलेंगे भाई बिल्कुल नहीं कर रहा, बिल्कुल नो, नो वर्क इन दिस केस, ठीक है। तो ये भाई कितनी भी मेहनत कर ले, ये अगर इस बॉल को पुश करके जब तक इसको हिला नहीं पाएगा, देखो ये फोर्स तो लगा रहा है ना, ये फोर्स तो लगा रहा है, राइट, लेकिन फोर्स के साथ में उसने क्या बोला भाई, डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। अब बॉल अगर अपनी जगह से डिस्प्लेस हो ही नहीं रही है तो इसका वर्क कितना है, जीरो, फिजिक्स के अकॉर्डिंगली, है ना। तो जब भी ये बोलेगा भाई ये वर्क डन बताओ कितना हुआ इस बॉल का या इस आदमी का, तो इस आदमी का वर्क डन जो है वो जीरो, डायरेक्ट आंसर, ठीक है। क्यों हुआ, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जीरो है। तो हम डिस्प्लेसमेंट, जैसे मैंने बोला था कि बोरिंग सा टॉपिक है हमारे पास में, स्केलर प्रोडक्ट, ये सीख लेते हैं तब हम डिफाइन कर पाएंगे हमारे वर्क को, ठीक है। तो ये बोलता है कि स्केलर प्रोडक्ट इज बेसिकली हाउ यू मल्टीप्लाई टू वेक्टर्स, राइट। तो दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने का जो मेथड है वो है स्केलर प्रोडक्ट। इसमें दो होते हैं, स्केलर और क्रॉस। स्केलर आज कर रहे हैं, क्रॉस प्रोडक्ट हम आगे वाले चैप्टर्स में करेंगे। स्केलर प्रोडक्ट क्या बोलता है भाई, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालने के लिए आपको मॉड ए पता होना चाहिए, मॉड बी पता होना चाहिए, और इन दोनों के बीच का एंगल पता होना चाहिए। अगर ये तीनों चीजें पता है तो आप ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर पता कर सकते हैं, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट इज नथिंग बट मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू वेक्टर्स अंडर सम कंडीशन। कंडीशन क्या है कि भाई मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा तीनों को मल्टीप्लाई करके आपको स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट मिलता है। एक सिंपल सा तरीका है, जनरली आपको ए बी ये सब जो देते हैं वो आई कैप जे कैप में देते हैं, राइट। तो एक बहुत सिंपल सा आइडिया है कि जब भी ए डॉट बी करना हो और मॉड ए मॉड बी, क्योंकि ये थीटा हमेशा पता हो ये नहीं होता है ना, उन्होंने दो वेक्टर दिया, एंगल देना कोई कंपल्शन नहीं है। अगर उन्होंने दो वेक्टर दे दिया है बच्चों, तो दो वेक्टर देने के बाद में आप क्या कर सकते हो कि ये वेक्टर और ये वेक्टर आई वाले को मल्टीप्लाई करो, जे वाले को मल्टीप्लाई करो, के वाले को मल्टीप्लाई करो और ऐड कर दो, ठीक है। आपको तुरंत डॉट प्रोडक्ट मिल जाएगा, ठीक है। अगर ये नहीं समझा है तो एक सवाल देख लो, ठीक है। सवाल क्या कहता है, सवाल ये कहता है कि मेरा ए वेक्टर जो है वो है 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस 2k कैप, बी वेक्टर जो है वो है 2i कैप माइनस जे प्लस जे कैप माइनस के कैप, ठीक है। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालना है अब आपको। तो मैंने क्या बोला बच्चों, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 6, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो -4, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो -2 और फिर सबको ऐड कर दो, तो कितना आएगा 6 - 4 - 2 0। तो इसका डॉट प्रोडक्ट कितना आया बच्चों, 0 आया, ठीक है। एक सिंपल सा क्वेश्चन है, डॉट प्रोडक्ट कैसे करना है, ऐसे करना, ठीक है। अगर आपको ये नहीं दिया हो, अगर आपको क्वेश्चन ऐसे दिया हो कि भाई मेरा एक वेक्टर है ऐसे, एक वेक्टर है ऐसे, इन दोनों के बीच का एंगल है 30 डिग्रीज, ए वेक्टर का मॉड है 10 यूनिट्स, बी वेक्टर का मॉड है 5 यूनिट्स, तो आप बता दो कि ए डॉट बी कितना होगा। तो ये बोलता है भाई अब हमारे पास फॉर्मूला है ए डॉट बी विच इज मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, राइट। मॉड ए कितना है बच्चों 10, मॉड बी है 5, कॉस 30 है विच इज √3/2, ये हो गया आपका 2 5 10, आंसर आ गया 25√3। दो फॉर्मूले दोनों लगाने मैंने सिखा दिए आपको। जैसे मैंने बोला कि मैं आपको ज्यादा बोर नहीं करूंगा, इसमें बोर इसलिए नहीं करूंगा कि यार ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है,
लेकिन बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इसमें 50 क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझ लो क्या करना है, फिर लगाते रहोगे, सीखते जाओगे। ठीक है, तो ये निकाल दिया हमने 25√3 इसका स्केलर प्रोडक्ट। कुछ प्रॉपर्टीज है स्केलर प्रोडक्ट की जो आपको पता रहनी चाहिए ताकि आप जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ। ठीक है, फटाफट उनसे गो थ्रू करते हैं। पहली बात ये है कि इट इज कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव हमेशा याद रखना, ए बी बी ए को एक्सचेंज करने पे इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, राइट। तो अगर आप ए डॉट बी निकालो या बी डॉट ए निकालो, इनका मतलब सेम होता है। ठीक है, जैसे a प्लस बी और b प्लस ए वेक्टर जो है वो सेम होते हैं कि नहीं होते? होते हैं, कॉम्यूटेटिव है, राइट। लेकिन a माइनस बी और b माइनस ए नहीं होते। ठीक है, नाउ प्रॉपर्टी 2, इफ, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, अभी हमने देखा था a डॉट बी 0 आया था बच्चों। a डॉट बी अगर 0 है, इसका मतलब ये है कि आइदर a भी 0 होना चाहिए, भाई दोनों में से कोई एक 0 हो जाए, जो नहीं था हमारे क्वेश्चन में, राइट। तो ये बोलता है भाई तब तो पक्का है कि a वेक्टर और b वेक्टर एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, cos थीटा जो है वो 0 है। cos थीटा 0 कब होता है? जब थीटा 90 डिग्री होता है। तो यहां से आ जाता है आपको थीटा इक्वल टू 90, इसका मतलब a वेक्टर और b वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, तो हमें क्लियर हो गया कि भाई अगर वेक्टर 0 नहीं है, तो अगर 0 आ रहा है डॉट प्रोडक्ट, तो हमें एक नया कंसेप्ट मिल गया कि भाई जब भी डॉट प्रोडक्ट 0 होगा तो उन दोनों चीजों का, उन दोनों वेक्टर का बेसिकली जो एंगल है वो 90 डिग्री है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ठीक है, नाउ सेकेंड, स्केलर प्रोडक्ट को अगर यूज करना है तो अगर आपके पास स्केलर क्वांटिटीज है तो आप स्केलर क्वांटिटीज को अलग से लिख दो और इसका डॉट प्रोडक्ट अलग से निकाल दो। ठीक है, तो स्केलर क्वांटिटीज आपके डॉट प्रोडक्ट में इंटरफेरेंस नहीं क्रिएट करेंगी, आप उनको अलग से मल्टीप्लाई करके रख सकते हो और जब डॉट प्रोडक्ट आ जाए उसको उस स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दो। आई होप आपको प्रॉपर्टी समझ गई होंगी। कुछ और है वो भी देख लेते हैं। ये बोल रहा है कि द डॉट प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर विद इटसेल्फ, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, इटसेल्फ खुद के साथ अगर वो डॉट प्रोडक्ट करता है तो ये होता है ए स्क्वायर। भाई खुद के साथ उसका एंगल कितना होगा? हमेशा 0, राइट। कोई भी वेक्टर अगर खुद के साथ एंगल चेक करे तो वो हमेशा खुद के साथ पैरेलल है, राइट। और पैरेलल वेक्टर्स का एंगल कितना होता है? 0। तो पैरेलल वेक्टर्स का एंगल 0, ए डॉट ए स्क्वायर होता है, तो हमें आ जाता है ए स्क्वायर, और cos 0 तो 1 ही होता है ना। सेकेंड चीज डिस्ट्रीब्यूटिव है। डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब क्या? बढ़ जाता है भाई, ए डॉट बी प्लस सी है, ए बी को दे दो, ए सी को दे दो, दोनों का डॉट प्रोडक्ट करके ऐड कर दो। ठीक है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हियर। ठीक है, कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर ऑर्थोगोनल वेक्टर्स जो होते हैं, देखो ऑर्थोगोनल वेक्टर्स क्या है? आई जे के, राइट। आई जे के तीनों वेक्टर्स जो हैं, समझो ये हमारा आई जे और समझो मेरी तरफ के, तो ये सारे हमेशा परपेंडिकुलर है, राइट। तो जब इनका आप डॉट प्रोडक्ट करोगे तो एंगल, वैल्यू छोड़ दो, वैल्यू सबकी कितनी है? मॉड सबका 1 है, राइट। तो मॉड से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मॉड से फर्क पड़ने के साथ में इनका एंगल 90 है बच्चों। एंगल 90 है तो हमने क्या देखा? डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 होना चाहिए अगर एंगल 90 है। तो यहां से आप एक जो मेजर चीज लेके जा सकते हो वो ये है कि जब भी आप डॉट प्रोडक्ट करोगे तो आपका जो एंगल आएगा दोनों के बीच में वो 90 डिग्री है, राइट ना। ये हो गई प्रॉपर्टीज, राइट। अब आ जाते हैं हमारे डेफिनेशन ऑफ वर्क पे। ठीक है, वर्क क्या बोलता है? वर्क इज सेड टू बी डन बाय अ फोर्स when a body undergoes displacement parallel to the line of action of force, right, or parallel to one of the components of force applied। इसने एक और वर्ड ऐड कर दिया, राइट, डेफिनेशन में। पहले तो यहीं तक रुक गए थे, अब होता है पैरेलल टू वन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ द फोर्स अप्लाइड। ठीक है, अब मैं एक छोटे से एग्जांपल से यहां आपको समझा देता हूं। ये देखो, ठीक है, इसको ध्यान से देखो, अभी क्लियर हो जाएगा। ये बोल रहा है कि भाई मैंने इस पे फोर्स लगाया ये डायरेक्शन में F, ठीक है, एट एन एंगल थीटा। फोर्स कहां लग रहा है बच्चों? देखना ऐसे, है ना। और डिस्प्लेसमेंट कहां हुआ बच्चों? ऐसे, है ना। तो जो डायरेक्शन में फोर्स है क्या उस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है? नहीं। जो डायरेक्शन में फोर्स है वो डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होता है, तो ये उड़ता हुआ जाता ऊपर। उड़ तो नहीं रहा है, सीधा सीधा जा रहा है। तो ये बोलता है भाई अब इसको करने के दो तरीके, या तो इस डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट निकालो, जो बेवकूफी है भाई, डिस्प्लेसमेंट यहां दिया हुआ है तो यहां क्यों निकालो। सिंपल तरीका क्या है? सिंपल तरीका ये है कि हमें रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स आता है, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। तो हम क्या करेंगे, इस वेक्टर का वो कंपोनेंट पता करेंगे जो आपके डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में, राइट। तो ये डायरेक्शन में कौन सा फोर्स आ रहा है? F cos थीटा।
राइट। अब ये जब एफ कॉस थीटा आ गया तब ये डायरेक्शन में भी एक फोर्स है एफ साइन थीटा। ठीक है, अब देखो ये क्या हुआ, तो एफ कॉस थीटा, तो वर्क डन कितना आ गया, ये बोलता है भाई एफ कॉस थीटा फोर्स लग रहा है और उसी के डायरेक्शन में डी डिस्प्लेसमेंट है ना, और यहीं से फॉर्मूला बन गया वर्क का विच इज एफ डी कॉस थीटा, मतलब एफ वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट डी वेक्टर। बहुत सिंपल ना भाई, एफ डी कॉस थीटा क्या होता है, एफ डॉट डी, है ना, और एफ साइन थीटा का क्या हुआ भाई, एफ साइन थीटा तो इसके परपेंडिकुलर है, मतलब इसकी वजह से ये डिस्प्लेसमेंट हो ही नहीं रहा, तो इसका इसके लिए वर्क डन कुछ नहीं, जीरो। ठीक है, तो अगर इसका वर्क डन इस पे पूछे तो जीरो, और इस फोर्स की वजह से पूछे तो एफ डॉट डी। ठीक है, एक तरीका तो ये है, दूसरा तरीका देख लो। देखो सिंपल तरीके सीखो, लेकिन उसके बाद ये भी सीखो कि आप जो सीख रहे हो उसको अप्लाई कैसे करोगे। वेक्टर अप्लाई करते हैं ना यार, वेक्टर क्या बोलते हैं, वेक्टर बोलता है, हमने क्या देखा, वर्क डन क्या है, एफ डॉट डी, राइट, इसी को अप्लाई करते हैं। ये तो समझ गया, ये डॉट कैसे आ गया, बेसिकली हमारे डेफिनेशन से। अब डेफिनेशन से आ गया तो इसको चेक करते हैं वेक्टर फॉर्म में। एफ जो वेक्टर फोर्स है वो है एफ कॉस थीटा आई कैप प्लस एफ साइन थीटा जे कैप। जो डिस्प्लेसमेंट है बच्चों वो है डी आई कैप, इसका डॉट प्रोडक्ट करना चाहिए, चलो करते हैं। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, एफ डी कॉस थीटा प्लस यहां कुछ नहीं है मतलब जीरो है, जीरो जे कैप, जीरो से मल्टीप्लाई करो जीरो, आंसर कितना आ गया, एफ डी कॉस थीटा। मतलब हमारा जो डेफिनेशन है वो सही है, एफ डी कॉस थीटा हमारा वर्क डन है। अब सब रट्टा मार लेते हैं कि एफ डी कॉस थीटा होना चाहिए, ये कोई कंपल्शन नहीं है, अगर ये थीटा देने की जगह ये थीटा दे देगा तो क्वेश्चन बदल जाएगा। ठीक है, तो चलो फॉर्मूला एक बार देख लेते हैं। फॉर्मूला क्या बोल रहा है, फॉर्मूला बोल रहा है भाई वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, बट डिस्प्लेसमेंट कहाँ होना चाहिए, एफ डॉट एस, राइट। तो डिस्प्लेसमेंट कहाँ होना चाहिए, जैसे मैंने तुम्हें बताया था कि एफ कॉस थीटा जो है वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में है, और डायरेक्शन में होने की वजह से देखो एफ साइन थीटा ऊपर हो गया, उसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट है नहीं, तो हमें आ गया वैल्यू, राइट। नाउ व्हाट इज बीइंग डिस्प्लेस्ड, तो हमें कितना आ गया वर्क डन, एफ कॉस थीटा इनटू एस व्हिच इज एफ डॉट एस। तो हमने क्या डेफिनेशन बना दी, अब ये आ गई हमारी फिजिक्स की डेफिनेशन, राइट। बाय अ फोर्स इज इक्वल टू द स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी। देखो डॉट प्रोडक्ट लगाने से फायदा क्या होता है, ये बार बार नहीं बोलना पड़ेगा, उसके डायरेक्शन में जाओ, उसके डायरेक्शन में जाओ। भाई अभी तक बोलना पड़ रहा था, अब बोलना ही नहीं पड़ रहा, डायरेक्शन में नहीं जाओगे तो जीरो आ जाएगा, है ना। तो एफ डॉट एस विल टेल यू द वैल्यू, राइट। अब वर्क के बारे में थोड़े से पॉइंट्स याद कर लेते हैं भाई। ये है स्केलर क्वांटिटी, फाइनली अभी तक वेक्टर 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 गाते गाते परेशान हो गए थे, है ना। फोर्स, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन सब वेक्टर ही आ रहे थे। ये आया हमारे पास पहला स्केलर क्वांटिटी, ये नंबर है, इसको जोड़ो घटाओ बिंदास, जो 10th स्टैंडर्ड से मैथ सीख के आए हो उस पर हम कर सकते हैं। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी है। नेक्स्ट ये बोलता है सीजीएस यूनिट जो है इसका अर्ग है, और एसआई यूनिट जो हम यूज करते हैं वो जूल है। ठीक है, लेकिन उसको हम डाइन सेंटीमीटर भी बोलते हैं और न्यूटन मीटर भी, ये वाले भी याद कर लेना, ये हमको एमसीक्यूज में पूछते हैं। ठीक है, स्कूल वाले एग्जाम्स में पूछते हैं, कभी कभी एंट्रेंस में पूछ लेते हैं, तो आपको पता रहना चाहिए। लेकिन एक्चुअल क्या है, अर्ग एंड जूल, अर्ग सीजीएस यूनिट है, एसआई या एमकेएस यूनिट जो है वो जूल है, राइट। 1 जूल इज 1 न्यूटन पर मीटर, 1 न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट कर दिया, ये हमारा कन्वर्जन प्लीज आप याद रखिएगा, आपको बहुत जगह यूज आएगा कि 1 जूल जो है वो कितनी अर्ग होता है। और यहां से एक और चीज याद कर लीजिएगा कि 1 न्यूटन जो है वो कितना डाइन होता है। क्लियर, चलो वर्क के बारे में इतनी कहानी तो सीख ली। ठीक है ना, अब हम देखते हैं कि इस पे क्वेश्चन क्या करेंगे। देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं। समझो हमारे पास एक ब्लॉक है, ठीक है, इसका वेट है 10 kg, ये एक स्मूथ सरफेस पे पड़ा हुआ है। ठीक है, ये स्मूथ सरफेस है। ठीक है ना, इस पे एक फोर्स लग रहा है। ठीक है, कितना फोर्स लग रहा है, कितना फोर्स लग रहा है इस पे लग रहा है 100 न्यूटन का फोर्स। अब 100 न्यूटन की फोर्स की वजह से ये डिस्प्लेस करके चला गया यहां तक,
ठीक है, और यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट जो है वो कितना है बच्चों, समझो 10 मीटर्स। ठीक है, अब सवाल ये है कि इसमें पहला सवाल, वर्क डन बाय फोर्स निकालो। दूसरा सवाल, वर्क डन बाय ग्रेविटी निकालो। ठीक है, तीसरा सवाल, वर्क डन बाय फ्रिक्शन निकालो। अभी बेसिक सीख रहे हैं, बेसिक सीखो, बेसिक सीखोगे तो डिफिकल्ट क्वेश्चन में दिक्कत नहीं है। चलो पहले वर्क डन बाय फोर्स निकालते हैं। वर्क डन बाय फोर्स अगर हम निकालते हैं तो हमें आता है वर्क डन बाय फोर्स इज इक्वल टू फोर्स। देखो एफ डॉट डी करने की जरूरत ही नहीं है बिकॉज यहाँ कुछ भी एंगल नहीं है। ठीक है, चलो वर्क एफ डॉट डी कर लेते हैं, एफ डॉट डी। ठीक है, एफ क्या है बच्चों, ये डायरेक्शन में 100, डी क्या है बच्चों, ये डायरेक्शन में 10 इंटू कॉस। ये दोनों वेक्टर्स पैरेलल है, पैरेलल वेक्टर्स का एंगल कितना होता है, 0, ये 0 हो गया, तो कितना आ गया ये 1000 जूल्स। ये पहला हो गया वर्क डन बाय। ठीक है, सेकंड फोर्स क्या बोला इसने, ग्रेविटी। ग्रेविटी कहाँ एक्ट कर रही है, यहाँ पे। ग्रेविटी कितनी है 10G, तो 100 न्यूटन यहाँ पे नीचे इसका एक्ट कर रहा है, राइट। चलो तो वर्क डन बाय ग्रेविटी, ग्रेविटी कितना है F डॉट डी। ठीक है, F कितना है बच्चों 100 न्यूटन, D कितना है बच्चों 10 मीटर्स, एंगल कितना है बच्चों 90 डिग्री, कितना हो गया 0। तीसरा देखें, तीसरा, ठीक है, तीसरा क्या पूछा था, फ्रिक्शन। वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज इक्वल टू एफ इंटू डी। फ्रिक्शन कितना है 0, वर्क डन कितना आया 0। भाई कंपलसरी थोड़ी है कि वर्क डन की वैल्यू आनी ही चाहिए। यहां वर्क डन आया बिकॉज एफ डी कॉस थीटा की वैल्यू आई, यहाँ पे एफ डी था लेकिन कॉस 90 0 हो गया, यहाँ पे एफ ही नहीं था तो एफ के 0 हो गया। डिफिकल्ट, आई डोंट थिंक इट्स डिफिकल्ट, इट्स जस्ट टू अंडरस्टैंड ये हो क्या है ना। हमने क्या समझा भाई, ये जो वर्क डन है हमें एफ डॉट डी लगा के निकालना है। ठीक है, चलो इसको एक लेवल और ऊपर ले चलते हैं। सो अगेन लेट्स टेक अ ब्लॉक, वही 10 kg वाला लेते हैं। ठीक है, 10 kg का ब्लॉक है, फिर से इस पे कितना फोर्स लग रहा है, समझो इस पे लग रहा है अब फिर से 100 न्यूटन। लेकिन अब यहाँ पे फ्रिक्शन है और फ्रिक्शन कितना है बच्चों 0.2 म्यू, है ना। अब ये ब्लॉक आगे जा रहा है, ब्लॉक आगे जाके समझो पहुंच गया यहाँ पे, ये 10 kg का ब्लॉक चेंज नहीं हुआ अभी तक। ठीक है, ये 10 kg का ब्लॉक चेंज नहीं हुआ और यहां से यहां तक का जो डिस्प्लेसमेंट था वो अब है समझो 5 मीटर। सवाल फिर से वही है, पहला सवाल पूछता है कि भाई वर्क डन बाय फोर्स बताओ। ठीक है, दूसरा सवाल वर्क डन बाय ग्रेविटी बताओ, तीसरा सवाल वर्क डन बाय फ्रिक्शन बताओ। डिफिकल्ट कुछ नहीं है, डिफिकल्ट नहीं है, आराम से सोचो, तुमको टाइम दे रहा हूँ, ये तो वीडियो पॉज कर लो, आराम से सोच के सिंप्लीफाई करके सॉल्व करो। हर बार मैं सॉल्व करूंगा तो तुम क्या प्रैक्टिस करोगे, राइट। मैं तो अभी सॉल्व करके गया है ना, अभी फिर से कर दूंगा, लेकिन पहले सॉल्व कर लो, टेक सम टाइम। देखो अब तुमने, आई होप आपने पॉज करके इसको सॉल्व कर लिया होगा, मैं फिर से सॉल्व करने जा रहा हूँ। ठीक है, कोशिश आई होप सबने की होगी, आंसर्स अपने मैच कर लो कि क्या कहानी है। ठीक है, तो पहला तो वर्क डन बाय एफ है, तो वर्क डन बाय एफ इज कैपिटल एफ डॉट डी वेक्टर, एफ वेक्टर जो 100 न्यूटन है, डी जो है वो 5 है, और दोनों पैरेलल वेक्टर्स हैं तो दोनों के बीच का जो, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट है राइट, पैरेलल वेक्टर डिस्प्लेसमेंट ये डायरेक्शन में, तो एफ इंटू डी कॉस 0 पैरेलल वेक्टर्स के लिए,
ये आ गया आपको 500 जूल्स। ग्रेविटी, फिर से ग्रेविटी डाउनवर्ड एक्ट कर रही है बच्चों, है ना, कितना है 10 kg, तो ये हो जाएगा 100 न्यूटन्स ग्रेविटेशनल फोर्स, राइट। तो हमने क्या किया भाई, वर्क डन बाय ग्रेविटी निकालनी थी, तो ग्रेविटी का फोर्स डॉट डी वेक्टर, ग्रेविटी का फोर्स कितना है बच्चों 100, डी कितना है हमें 5, लेकिन दोनों के बीच का एंगल फिर कितना है, देखो ग्रेविटी नीचे, ये राइट में, दोनों के बीच का एंगल 90, तो ये हो गया हमारा cos 90, और ग्रेविटी के बीच से आंसर आ गया 0 जूल, है ना। सेकेंड चीज क्या बोल रहा है, अब बोल रहा है भाई फ्रिक्शन निकालो, पहले तो फ्रिक्शन 0 था तो ढूंढने का टेंशन ही नहीं था, अब टेंशन है, टेंशन ये है कि भाई फ्रिक्शन तो है, चलो फ्रिक्शन से करते हैं। याद रखना एफ एस कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा, तीनों चीजों को मिस नहीं करना है। वर्क डन बाय फ्रिक्शन अगर बोलता है तो ये बोलता है भाई फोर्स ऑफ फ्रिक्शन निकालो इनटू डी इनटू कॉस थीटा। चलो फ्रिक्शन का फोर्स वर्क कितना होता है म्यू एम जी, इस केस में बहुत न्यूटन लॉ कर चुके होंगे ना, अब तो पता ही चल गया होगा ग्राउंड पे रखे ब्लॉक का म्यू एम जी होता है ना, म्यू एम जी। चलो म्यू एम जी कर देते हैं, तो इनटू, अगर ये बोलोगे कि सर स्टैटिक लग रहा है तो फिर तो वापस न्यूटन लॉ पढ़ लो, अरे भाई ये यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस हुआ, अगर डिस्प्लेस हुआ तो स्टैटिक नहीं लग रहा है, काइनेटिक लग रहा है, ठीक है, तो म्यू एम जी, ओके म्यू एम जी हो गया। उसके बाद में डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट है 5 मीटर, थीटा कितना है, थीटा इंपॉर्टेंट है इस केस में। सोचो पहले हमें पता करना है कि इस ब्लॉक पे फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, ठीक है, तो अगर आप यहाँ खड़े हो जाते हो और ब्लॉक कहाँ जा रहा है आगे, तो नीचे जो सरफेस है वो क्या करेगा, उसको रोकने को ट्राई करेगा, रोकेगा कैसे, पीछे की तरफ फ्रिक्शन लगा के, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन तो यहाँ लग रहा है। डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है बच्चों, आगे, दोनों क्या हो गए एंटी पैरेलल वेक्टर्स, एंटी पैरेलल वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना होता है cos 180, राइट। अब वैल्यूज आ गई, म्यू 0.2 पता है, एम जी 100 पता है, ये 5 पता है, ये -1 पता है, तो वर्क डन कितना आ गया 5 2 10 -100, सॉरी ये गलत लिख दिया मैंने, जूल्स, तो इतना आ गया वर्क डन। अब बोलोगे सर ये नेगेटिव क्यों है ना, देखो अभी हम वही चीज आगे पढ़ने वाले थे, लेकिन मैंने सोचा कि पहले एग्जांपल्स देख लो तो पढ़ने में आसानी हो जाएगी, राइट। कहानी ये है कि हमने ये समझा कि भाई वर्क डन जो है वो 0 भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, और यही हमारा नेक्स्ट टॉपिक भी है, और हमने प्रूव करके टॉपिक पे जाने वाले हैं, उल्टा जा रहे हैं हम, टॉपिक को प्रूव कर देंगे, है ना, फिर इसको बस देख लेंगे कि ये कब होता है, ताकि अब हम याद कर लें कि कब नेगेटिव होगा, कब पॉजिटिव होगा, कब 0 होगा, तो आपका टाइम बच जाएगा जब क्वेश्चन आएगा कि एंगल देखा, वैल्यू देखी, पॉजिटिव नेगेटिव बताना है, फट से बताओ, ठीक है। लेकिन अगर आपको नहीं भी आता है तो एक सिंपल सा मेथड बता दिया भाई, इस मेथड को लगाओ, आंसर अपने आप आ जाए, ठीक है। तो पहले वो करते हैं, फिर और सवालों पे आएंगे। तो अगला जो पार्ट है वो बोलता है कि भाई हमारा जो वर्क डन है वो पॉजिटिव, नेगेटिव या 0 तीन हो सकता है, ठीक है। पॉजिटिव वर्क मींस फोर्स इज पैरेलल टू डिस्प्लेसमेंट इफ थीटा इज एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ये याद रखो, आपका एंगल जो है ना वो अक्यूट होना चाहिए, अगर अक्यूट एंगल है दोनों के बीच में, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, तो यहां पे वर्क क्या आएगा आपको, पॉजिटिव, ठीक है। तो वर्क पॉजिटिव कब आएगा, जब दोनों के बीच का एंगल जो है वो अक्यूट होगा, ठीक है। तो इसीलिए हमको वर्क डन पॉजिटिव आया जब हमने एंगल 0 लिया या उससे कम लिया, उससे ज्यादा 90 से कम लिया, तो अगर एंगल अक्यूट है तो वर्क डन इज पॉजिटिव, राइट। अब पॉजिटिव वर्क डन का मतलब क्या है फिजिक्स में, ये तो कैलकुलेशन है, फिजिक्स ये बोलता है कि द एक्सटर्नल फोर्स इज फेवरिंग द मोशन ऑफ द बॉडी, वो करवा रहा है मोशन, राइट। तो जो फोर्स आपने लगाया है अगर उसका वर्क डन पॉजिटिव है मतलब वो उस मोशन को करवाने में हेल्प कर रहा है, इट इज मेकिंग द मोशन हैपन, ठीक है। नाउ एग्जांपल्स क्या क्या है भाई, व्हेन अ पर्सन लिफ्ट्स अ बॉडी फ्रॉम द ग्राउंड, ऐसे ब्लॉक लिया, उठा के ऊपर रख दिया, ये पेन है, ये पेन को ऐसे लिया, ऐसे ऊपर कर दिया, तो मैं क्या कर रहा हूं इस पे, मैं इस पे वर्क कर रहा हूं और वर्क जो है वो पॉजिटिव है, जो डायरेक्शन में फोर्स लगाऊंगा वो डायरेक्शन में वर्क डन जो है हो रहा है, ठीक है।
तो अगर सेम डायरेक्शन या एंगल लेस देन 90, ये दोनों केस में आपको वर्क डन जो है पॉजिटिव आएगा। मुझे पता है कई बच्चे सोच रहे होंगे सर नेगेटिव होता है, ग्रेविटी का नेगेटिव होता है, अभी देखेंगे। ठीक है, तो अगर मैंने वर्क डन किया, मैंने फोर्स जिस डायरेक्शन में लगाया उसी डायरेक्शन में बॉक्स उठा लिया, तो बॉक्स पे वर्क डन जो मैंने किया वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है, देखो लिफ्टिंग, जो डायरेक्शन में फोर्स लगा वही डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो उसने यार वजन तो था, उसने वजन उठाया तो भाई जब उसने हाइट उसकी बढ़ा दी, उसको डिस्प्लेस कर दिया, और फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लग रहा था, ऊपर ही, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन का मतलब है कि हमारा वर्क डन जो है वो पॉजिटिव है। ठीक है, व्हेन अ स्प्रिंग इज प्रेस्ड द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स इज पॉजिटिव। स्प्रिंग को खींचोगे तो जो डायरेक्शन में खींच रहे हो वही डायरेक्शन में स्प्रिंग लेंथ बढ़ रहा है, तो जो डायरेक्शन में स्प्रिंग डिस्प्लेस हो रहा है वही डायरेक्शन में फोर्स, सेम डायरेक्शन सेम फोर्स, मतलब पॉजिटिव। फिर से मुझे पता है स्प्रिंग का वर्क डन नेगेटिव होता है, सब पढ़ के आए हो मुझे पता है, लेकिन जैसे मैंने बोला कि जाएंगे वहां। अभी ये समझो, सिंपल डेफिनेशन में समझो ना भाई, मैंने एक्सटर्नल फोर्स की बात की, स्प्रिंग फोर्स की बात नहीं की, मैंने अपने फोर्स की बात की, ग्रेविटी की बात नहीं की, है ना। अपने फोर्स के केस में जहां फोर्स लगाओ वहीं पे डिस्प्लेसमेंट हो जाए तो पॉजिटिव। ठीक है, नाउ नेक्स्ट केस हमारे पास एग्जांपल है कि इफ द डिस्प्लेसमेंट इज इन द सेम डायरेक्शन देन द वर्क डन इज मैक्सिमम। मैक्सिमम वर्क डन कब लगा सकते हो, जब थीटा जो है वो जीरो हो जाए। तो जब भी पूछेगा यार वर्क डन मैक्सिमम कब होगा, जब थीटा जीरो हो जाए, लेकिन इसमें एफ और एस कांस्टेंट होने चाहिए, एफ और एस वेरिएबल या चेंजिंग नहीं होने चाहिए। तो एफ और एस अगर कांस्टेंट है तो थीटा जो है वो जीरो। आगे चलते हैं, नेगेटिव वर्क कब होगा। नेगेटिव वर्क मींस दैट द फोर्स इज अपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट एंड द एंगल इज ग्रेटर देन 90 बट लेस देन 180। तो ऑब्ट्यूज एंगल के लिए वर्क डन जो होगा वो नेगेटिव होगा। ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल या अपोजिट फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। अभी हमने देखा कि फ्रिक्शन और ये अगर अपोजिट हो जाते हैं तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या हो जाएगा, सॉरी जो वर्क डन है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है फिजिक्स की लैंग्वेज में बच्चों सॉरी। ठीक है, बिकॉज नेगेटिव वर्क सिग्निफाइज द एक्सटर्नल फोर्स अपोजेस द मोशन। वो चाहता है कि ये फोर्स रुके, सॉरी ये मोशन रुके, ये मोशन रोकने के लिए वो काम कर रहा है ना। तो नेगेटिव वर्क का मतलब ये होता है कि वो उस मोशन को रोकने की कोशिश कर रहा है, जैसे फ्रिक्शन ब्लॉक को रोकने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, तो इसलिए फ्रिक्शन का वर्क डन आया नेगेटिव, फोर्स जो है वो उसको मूव करा रही थी, उसका वर्क डन आया पॉजिटिव। राइट, तो कहां ये एग्जांपल दिखता है, सबसे पहला एग्जांपल तो व्हेन अ पर्सन लिफ्ट्स अ बॉडी फ्रॉम द ग्राउंड द वर्क डन बाय ग्रेविटी इज नेगेटिव। आ गया, जो पूछ रहे थे आप लोग यही आ रहा था ना कि ग्रेविटी का असर नेगेटिव होता है। तो ये बोलता है कि भाई चलो इसने वजन तो उठा लिया, है ना, वजन का जो फोर्स है वो तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। ये एफ क्या है, ये एफ आपका फोर्स नहीं है प्लीज, ये इसका वेट है mg जो नीचे की तरफ लग रहा है, और मैंने उठा कहां लिया इसको, ऊपर। तो अगर मैंने इसको ऊपर उठा लिया है तो ग्रेविटी का वर्क डन जो है दैट विल बी नेगेटिव। ठीक है, ग्रेविटी का वर्क जो है वो होगा नेगेटिव। When a body is to slide over a rough surface, the work done by friction force is negative. राइट, तो अगर आप किसी रफ सरफेस पे मोशन करा रहे हो, देखो ये वही वाला एग्जांपल है जो हम कर रहे थे, फोर्स ये डायरेक्शन में लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी यही डायरेक्शन में हो रहा है, लेकिन फ्रिक्शन जो है वो ये डायरेक्शन में है ना। फ्रिक्शन जो है इसको अपोज कर रहा है, अपोज करने वाले मोशन में हमेशा जो वर्क डन होगा अपोजिंग फोर्स का वो नेगेटिव होगा। ठीक है, आई होप यहां तक ये क्लियर हो गया हो। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, बिकॉज वो 12th स्टैंडर्ड तक आपको पूछते रहेंगे कि वर्क डन जीरो क्यों हुआ, वर्क डन जीरो क्यों हुआ, वर्क डन जीरो अब होगा। तो मिनिमम वर्क डन कब मिलेगा, 180 डिग्रीज पे, राइट, सबसे ज्यादा कम वर्क डन नेगेटिव जीरो। ठीक है, मैग्नीट्यूड वाइज नहीं है, मतलब बिना मैग्नीट्यूड साइन के साथ। ठीक है, तो उसमें आ जाता है माइनस एफ एस ना। जीरो वर्क, तीन कंडीशन में वर्क को जीरो करा सकते हो। ठीक है, कौन सी तीन कंडीशन है, या तो आप फोर्स को परपेंडिकुलर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको तो यार रट्टा मार के इसको कहीं लिख के कहीं चिपका दो आंखों के सामने कि वर्क डन जो है वो जीरो कब होता है। ठीक है, वर्क डन जब जीरो होता है जब थीटा जो है वो 90 डिग्री, दोनों के बीच का एंगल 90 हुआ, वर्क डन जीरो। ठीक है, अब ये सोचो, समझो एक कूली है, कूली ने सर पे सामान लादा हुआ है और कूली चल के जा रहा है। ठीक है, चल के आगे आगे जा रहा है, तो कूली का जो वर्क डन है, कूली का जो वर्क डन है
वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है कि जीरो है? अब ज्यादातर लोग लिफ्टिंग वाला एग्जांपल देखेंगे और बोलेंगे सर लिफ्ट किया हुआ है, तो लिफ्ट किया हुआ है तो पॉजिटिव होगा। लेकिन बच्चों जब कूली ने उठाया हुआ है वर्क, जब उसने उठाया है तो ऑब्वियसली उठाने के समय तो उसका भाई पॉजिटिव वर्क है, लेकिन जब वो सर पे उठा के इसको ये डायरेक्शन में ले जा रहा है तो भाई फोर्स तो ये डायरेक्शन में लग रही है, डिस्प्लेसमेंट ये डायरेक्शन में हो रहा है ना? तो जब वो उठा के ले जा रहा है, जब वो उठा के ले जाएगा तो उसका वर्क डन कितना होगा? जीरो। जो फिजिक्स बोलता है वो तो मानना पड़ेगा भाई। फिजिक्स बोलता है भाई परपेंडिकुलर अगर डिस्प्लेसमेंट है तो वर्क डन नहीं हो रहा, है ना? वर्क डन नहीं हो रहा। क्यों होता है, ये थक क्यों जाता है, ये सारे कंसेप्ट हम पढ़ेंगे जब हम क्वेश्चंस करेंगे। लेकिन अभी हम बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट ले रहे हैं कि भाई उसके फोर्स की वजह से कोई वर्क डन नहीं, ठीक है? तो परपेंडिकुलर वाले केस में नहीं हो सकता। सेकेंड ऑप्शन है कि भाई ये नहीं अगर कर सकते तो एफ एस जीरो हो गया। When a body moves in a circle, the work done by centripetal force is always zero. ये तो हमने अपने पिछले वीडियो में ही देखा है सर्कुलर मोशन के कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है वो सेंटर की तरफ होता है और डिस्प्लेसमेंट इसका हमेशा या वेलोसिटी हमेशा परपेंडिकुलर होती है। तो डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स आर ऑलवेज परपेंडिकुलर इन अ सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में डिस्प्लेसमेंट और फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं। तो सर्कुलर मोशन में वर्क डन कितना आएगा आपको? हमेशा जीरो, ठीक है? देखो सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर की तरफ, बॉल जो है वो ऊपर की तरफ, सेंट्रीपिटल फोर्स नीचे की तरफ, बॉल जो है वो टेंजेंट की तरफ। तो हमेशा एंगल कितना बन रहा है बच्चों? 90 डिग्री। इसकी वजह से इसका वर्क डन जो है वो जीरो है। ये बोलता है अगर डिस्प्लेसमेंट ही ना हो, जैसे हमने देखा था कि भाई वो आदमी पुश कर रहा था बॉल, धक्का दे रहा था, बॉल को धक्का तो दे रहा है, ही इज ट्राइंग टू पुश द बॉल, फोर्स लगा रहा है, एंगल भी जीरो है इसका बिकॉज फोर्स जो डायरेक्शन में वही डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट चाहिए। लेकिन एंगल डिस्प्लेसमेंट दोनों जीरो होने के बाद भी डिस्प्लेसमेंट तो हुआ नहीं, तो इसमें डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड ही जीरो हो गया और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड जीरो होने पे भी वर्क डन जीरो हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं। if there is no force acting on the body then also there will be no work done, right? जैसे a body moving with uniform velocity on a horizontal frictionless surface then the work done by the body is zero। यही वाली बॉडी, सॉरी, यही वाली बॉडी अगर एक स्मूथ सरफेस पे चल रही होती एट 5 मीटर पर सेकेंड तो भाई ना इस पे फ्रिक्शन लग रहा है जो इसको रोकेगा, ना इस पे फोर्स लग रहा है जो इसको एक्सेलरेट करेगा, कुछ भी तो नहीं हो रहा। तो फोर्स क्या है? जीरो। फोर्स जब जीरो है तो इस पे वर्क डन कितना होगा? जीरो। ये अपनी 5 मीटर पर सेकेंड से आराम से गाड़ी चलाते हुए चलता जाएगा, ठीक है? तो हम क्या बोल रहे हैं कि भाई अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन हो रहा है एंड देयर इज नो फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, मोशन नहीं भी हो रहा होता, अगर ये खड़ा होता जगह पे, अगर ये खड़ा होता जगह पे, राइट, तो भी तो वर्क डन नहीं हो रहा है भाई, फोर्स लग नहीं रहा, डिस्प्लेसमेंट भी नहीं हो रहा, तो ना फोर्स ना डिस्प्लेसमेंट, तो भी जीरो है। तो इन तीनों चीजों के केसेस में कब थीटा 90 हो जाए, दोनों फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर हो, या तो डिस्प्लेसमेंट ही ना हो, वॉल पुश करना, या तो फोर्स ही ना लगे, स्मूथ सरफेस, इजी मूविंग, राइट? तो ये एग्जांपल से हमें पता चलता है कि भाई तीनों टाइप के जो फोर्स हैं, तीनों टाइप के जो फोर्स हैं वो कैसे होते हैं, राइट? अगली चीज जो हमें देखनी है, ठीक है, अगली चीज जो हमें देखनी है, मैंने इस पे एग्जांपल इसलिए नहीं लिया जैसे मैंने बताया कि भाई हाँ इस पे एक एग्जांपल बहुत अच्छा है जो मैंने मिस कर दूंगा, इसलिए पहले ले चलते हैं उसको, पुली वाला एग्जांपल लेते हैं, ठीक है? सो इसने सवाल ये पूछा कि भाई पुली के सामने बॉक्स पड़ा हुआ है, ठीक है, बॉक्स का वेट है 5 kg, ठीक है, पुली के सामने जो है बॉक्स पड़ा हुआ है, बॉक्स का वेट है 5 kg, ठीक है? पुली की हाइट जो है, पुली की हाइट जो है वो दिया हुआ है अराउंड, लेट्स अज्यूम कि 150 सेंटीमीटर। अब ये मतलब आपने लगना कितना बड़ा है, अजम्पशन है 150 सेंटीमीटर, इसको उठा के इसको अपने सर पे रखना है, ठीक है? तो ये बोलता है कि मुझे वर्क डन बाय द पुली बताओ और वर्क डन बाय ग्रेविटी बताओ कितना होगा। अब आराम से, चाहिए तो वीडियो पॉज कर लो, टाइम ले लो, सोचो समझो, सॉल्व करो, ठीक है? बिकॉज आपको हमेशा खुद से सॉल्व करने की आदत होनी चाहिए।
यार सर लोगों से सॉल्व कराते रहोगे ना तो कभी भी आईआईटी या जेईई या नीट नहीं निकालोगे। कैसे निकालोगे जब खुद ही सॉल्व नहीं कर रहे हो? करो, गलत होगा तो फिर चेक कर लोगे ना, अभी आंसर तो बताऊंगा ही। ठीक है, आपको टाइम दे रहा हूं, ट्राई करो। कर लिया? पॉज करके कर लिया? चलो कोशिश करते हैं। ठीक है, कुली का वर्क डन क्या होगा भाई? देखो, जो डायरेक्शन में वो फोर्स लगा रहा है वही डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है। तो कुली का फोर्स कितना है भाई? फिर 5 kg का ब्लॉक है इंटू जी, इतना न्यूटन का वो फोर्स लगा रहा है, इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। अब साइन थीटा कॉस थीटा नहीं लिखूंगा, सेम डायरेक्शन मतलब डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई कर दो, अपोजिट डायरेक्शन मल्टीप्लाई करके नेगेटिव लगा दो। तो F इंटू 10, ये आ गया 150 सेंटीमीटर, लेकिन ऐसा यूनिट को फॉलो करते हैं हम, तो 150/100, 0 0 0 0 कैंसिल, 75 जूल्स का वर्क किया उसने। ये तो इजी था। तो यार सर ग्रेविटी का वर्क क्यों पूछ रहे हैं? सर ग्रेविटी का वर्क इसलिए पूछ रहे हैं कि ये समझना है कि तुम्हें पॉजिटिव नेगेटिव वर्क समझा कि नहीं। ठीक है, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या बोलता है? वर्क डन बाय ग्रेविटी बोलता है कि भाई ग्रेविटी का फोर्स तो 5 इंटू 10 अभी भी है, और डिस्प्लेसमेंट भी 150 का ही हुआ है, लेकिन ग्रेविटी नीचे लग रही है और डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है, ये एंटी पैरेलल है, तो ये आ जाएगा नेगेटिव साइन के साथ में, तो ये आ जाएगा -75 जूल्स। सर ये क्या हमेशा इक्वल होंगे? नहीं, हमेशा इक्वल नहीं, इस केस के लिए इक्वल है। ठीक है, तो हमने क्या देखा भाई? सेम फोर्स सेम डिस्प्लेसमेंट, लेकिन आदमी का वर्क पॉजिटिव और ग्रेविटी का वर्क नेगेटिव, है ना? तो आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि तीनों चीजों का ध्यान रखो, राइट? एंगल, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, तीनों मिलके आपके आंसर को रॉन्ग होने नहीं देंगे। ठीक है, आई होप ये चीज क्लियर हो गई हो ना। अभी तक अगर आप नोटिस करो तो अभी तक हम वो फोर्सेस कर रहे हैं जो बेसिकली कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब फोर्स की वैल्यू वेरी नहीं कर रही है, राइट? फोर्स की वैल्यू अगर वेरी नहीं कर रही है तो क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ईजी है। एक और चीज सीख लो कांस्टेंट फोर्सेस के बारे में, कि अगर आपके पास में कांस्टेंट फोर्स का ग्राफ है डिस्प्लेसमेंट के साथ, कांस्टेंट फोर्स नहीं, फोर्स का ग्राफ है आपके पास, ठीक है? जैसे मैंने फोर्स लिया और बोला कि भाई मुझे ये बता दो, सॉरी, जैसे कांस्टेंट फोर्स है तो वो 10 न्यूटन जो लग रहा था, सॉरी कितना लग रहा था वहां पे बच्चों? 5 kg था ना। 50 न्यूटन जो लग रहा था वो 50 न्यूटन लग ही रहा था, और डिस्प्लेसमेंट कितना आया था हमें? 150 सेंटीमीटर्स। ठीक है, तो ये बोलता है कि अगर ये ग्राफ दे दूं तो इसका एरिया अगर निकाल दोगे ना, एरिया इज इक्वल टू द वर्क डन। ठीक है, तो अगर आपके पास में fx का ग्राफ हो तो fx का ग्राफ आने पे आप इजीली बता सकते हो कि वर्क डन कितना हो। ठीक है, लेकिन व्हाट इफ द फोर्स इज वेरिएबल? व्हाट इफ द फोर्स इज वेरिएबल, राइट? वेरिएबल होने पे देखो, कांस्टेंट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एफ डॉट एस है, एफ इंटू डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई किया, एरिया निकाल दिया। ठीक है, तो वर्क डन कैसे निकलेगा? आप बेसिकली एरिया निकाल दो, एरिया निकाल के आपको वैल्यू आ जाएगी ओपी इंटू ओ आर, और ये जो है ये इसका वर्क हो जाएगा, राइट? सो ओपी इंटू ओ आर किया, वर्क आ गया, तो सिंपल सामने देख लिया। लेकिन वेरिएबल फोर्स होगा तो क्या होगा? ठीक है, अब ये बोल रहा है अ वेरिंग फोर्स एफ ऑफ एक्स इन एक्स डायरेक्शन डिस्प्लेसेस द बॉडी फ्रॉम एक्स साइड टू एस साइड। फाइंड द वर्क डन ऑफ दिस फोर्स इन डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन, राइट? तो ये बोलता है एक काम करते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं छोटे छोटे सेगमेंट्स में। ठीक है, तो ये बोलता है कि अगर ये, पहले इसको समझा दूं कैसे हो रहा है। तो ये बोल रहा है कि हमारा जो फोर्स है, हमारा जो फोर्स है, ठीक है, वो बेसिकली है F एंड दैट डिपेंड्स ऑन x, मतलब x की वैल्यू डालोगे इसमें, x की वैल्यू डालोगे तो फोर्स देगा, वैल्यू डालोगे तो फोर्स देगा। अब प्रॉब्लम ये है कि ये जो x डायरेक्शन है ये हर पॉइंट पे अलग अलग फोर्स देगा, राइट? ये x अलग है, ये x अलग है, ये x अलग है, जितने x डिफरेंट है उतने फोर्सेस हैं। तो ये क्या बोलता है, एक काम करो, आप एक छोटा सा एलिमेंट ले लो डेल्टा x, उतने के लिए आपको f ऑफ x पता होगा। ठीक है, अब इसको ले लो W1, ऐसे ही आप दूसरा डेल्टा x लो, उसका f पता होगा। ठीक है, तो W1 आ जाएगा आपको
F1x डेल्टा x, W2 आ जाएगा आपको F2x इंटू डेल्टा x, ऐसे ही W3 आ जाएगा, W4 आ जाएगा, वैल्यूज आ जाएगी। अब अगर मैं यहां तक जाते जाते इन सब को ऐड कर दूं तो मुझे टोटल वर्क डन आ जाएगा। स्केलर प्रोडक्ट क्या बोलता है? स्केलर प्रोडक्ट ये बोलता है कि अगर आपके पास में स्केलर प्रोडक्ट सॉरी स्केलर क्वांटिटी सारी वैल्यूज हैं तो आप सारी वैल्यूज को ऐड करके उससे ये पता कर सकते हैं कि वर्क डन कितना, राइट? अच्छा, वर्क डन ऐसे निकालेंगे। अब इसी को हम लिखते हैं कि भाई हमारा वर्क डन ही तो निकालना था। कैसे निकालोगे? ऐड करना था, ऐड को बोलते हैं इंटीग्रेशन। कहां से कहां गए? एक्स इनिशियल से एक्स फाइनल। क्या फोर्स लगा? एफ, और डेल्टा एक्स की जगह आ गया डी। ये है वेरिएबल वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। ठीक है, अगर वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स है तो आप एफ डॉट डी एक्स करके उसे इंटीग्रेट कर देंगे, तब आपको टोटल वर्क डन पता चल जाएगा। आई होप ये चीज आपको हेल्प करे या क्लियरिटी दे, ठीक है, कि कैसे करना है। तो ये वाली जो कहानी है ये तो ये है कि वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स है। वेरिएबल फोर्स अगर होगा तो हर एक छोटे एलिमेंट में फोर्स भी अलग होगा, तो हमने सबकी डिस्प्लेसमेंट्स को छोटे छोटे पार्ट में कट कर दिया और हर जगह फोर्स निकाल के वर्क डन छोटा छोटा निकाल दिया और ऐड कर दिया। अब इसको बिल्कुल परफेक्टली पता करने के लिए हमें इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इसको मैं ग्राफ पे भी आपको दिखा देता हूँ, ग्राफ पे भी ये बहुत सिंपल तरीके से दिख जाता है कि यार अगर मुझे फोर्स चाहिए तो मेरा आंसर आ जाएगा कि भाई वर्क डन इज एफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन, राइट? सम ऑफ ऑल द वेरिएबल फोर्स का एडिशन। तो ये ऐसा दिखता है यार, अगर मुझे एक्सरसाइज एक्सएफ निकालना है, अगर मेरा जो वेरिएबल फोर्स है तो मैं इसकी एरिया निकालना चाहता हूँ, और एरिया अंडर द कर्व कैसे निकालते हैं हमने इंटीग्रेशन में सीखा था कि भाई इसको इंटीग्रेट कर दो एक्सरसाइज एक्सएफ, हमें वर्क आ जाएगा। ठीक है, और इसके बाद इसने इसी को डिवाइड करके एफ डेल्टा एक्स के लिखा था, लेकिन डेल्टा एक्स लोगे तो ये छोटा सा जो पार्ट दिख रहे हैं, जो व्हाइट व्हाइट पार्ट दिख रहे हैं, वो एरर आता है। वो एरर हमें नहीं चाहिए, तो एरर नहीं चाहिए इसलिए हम इंटीग्रेशन यूज करते हैं, राइट? सो एरिया अंडर द कर्व ही आंसर है, राइट? एरिया अंडर द कर्व पहले भी था, एरिया अंडर द कर्व अभी भी है। नाउ एरिया अंडर द कर्व अभी भी है, तो क्वेश्चन कैसा आएगा? क्वेश्चन भी पता होना चाहिए, राइट? क्वेश्चन ऐसा आएगा, देखो दो करेंगे, एक नॉर्मल मेथड से करेंगे और एक इंटीग्रेशन वाले मेथड से करेंगे। ठीक है, तो फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट एस दे सकता है, एक्स दे सकता है, डरना नहीं। ठीक है, नाउ इसने दिया कि भाई मेरा फोर्स पहले यहां से आ गया, तो यहां से आ गया, तो यहां से यहां आया। ठीक है, ये फोर्स जो है इसकी मैक्सिमम वैल्यू थी 10 न्यूटन्स, ये वैल्यू है 5 न्यूटन्स। यहां तक डिस्प्लेसमेंट था इसका 1 मीटर, यहां तक इसका डिस्प्लेसमेंट है 2 मीटर, और यहाँ पे 2.5 मीटर। ठीक है, इसने बोला इसका हमें वर्क डन चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एरिया निकाल दो। ठीक है, अब एरिया निकालने में प्रॉब्लम ये है कि ये दो अलग अलग पार्ट्स हैं। ठीक है, तो हम इसको तीन पार्ट्स में कर लेते हैं। एक पार्ट ये वाला, दूसरा पार्ट ये वाला, तीसरा पार्ट ये वाला, है ना? चलो, पहला पार्ट क्या है? पहला पार्ट है ट्रपीजियम। ट्रपीजियम बोलता है कि W1 विल बी, देखो इसमें हम इंटीग्रेशन क्यों नहीं यूज कर रहे? अरे यार एरिया निकाल सकते हो ना, एरिया जब नहीं निकाल पाओगे तो इंटीग्रेशन करेंगे, अभी दिखाऊंगा कहां नहीं निकाल पाओगे। W1 क्या बोलता है? W1 बोलता है ट्रपीजियम है, ट्रपीजियम का एरिया होता है हाफ इंटू हाइट इज 1 मीटर इंटू दिस इज 10 प्लस 5 सो 15, तो ये आ गया आपको 7.5 जूल्स। W2 निकालते हैं। W2 तो रेक्टेंगल है, ये 1 मीटर है, ये टोटल जो है 10 है, तो बेसिकली 1 इंटू 10, ये आ गया आपको 10 जूल्स। W3 निकालते हैं। W3 में ये आपको पता है ये 10 है, ये 0.5 है, सो हाफ इंटू 10 इंटू 0.5, ये आ गया आपको 2.5। टोटल वर्क डन इज बेसिकली सारे का एडिशन, सो W1 प्लस W2 प्लस W3 इज इक्वल टू 7.5 2.5 ऐड करके होता है 10, 10 प्लस 10 20। एरिया अंडर द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट कर्व गिव्स यू द वर्क डन। ठीक है, तो सर इंटीग्रेशन क्यों लगाना पड़ेगा? अभी लगाना पड़ेगा, देखो इंटीग्रेशन इसलिए लगाना पड़ेगा, ये क्वेश्चन देखो,
एक फोर्स है जो ऐसे चेंज होती है, ठीक है, और ये फोर्स है, ये x है, और फोर्स जो है वो बेसिकली एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। इसका सवाल ये है कि अगर मैं x इक्वल टू 1 से x इक्वल टू 3 तक जाऊंगा तो मेरा वर्क डन कितना? अब प्रॉब्लम है, न ट्रपीजियम, न ट्रायंगल, न रेक्टेंगल, न स्क्वायर, लेकिन इक्वेशन बताए, एरिया अंडर द कर्व निकाल सकते हैं। तो वर्क डन होगा, इंटीग्रेशन कहां से कहां जा रहे हो, 1 से 3, इंटीग्रेशन f डॉट dx, ठीक है, तो इंटीग्रेशन 1 से 3, f कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू dx, ये हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स। अगर इंटीग्रेशन नहीं आता है तो इंटीग्रेशन वाला वीडियो वापस से देख लेना, मैं लिंक कर दूंगा, ठीक है। ये आ गया, हमें सब्स्टिट्यूट कर दो, 2 क्यूब 8/3 प्लस 2 और माइनस ये आ जाएगा 1/3 प्लस 1, तो ये आ गया 3 2 6, 14/3 माइनस 3 1 3, 4/3। हमें वर्क डन कितना आ गया बच्चों, 10/3 जूल्स, ठीक है। बहुत सिंपल सी चीज है, बहुत कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सारी कहानी वर्क डन की ही है, ठीक है। तो वर्क डन क्या होता है, कैसे निकालते हैं, कब उसको कौन सी वैल्यू में सब्स्टिट्यूट करते हैं, ये सारी चीजें मैंने आपको दिखाई है, ठीक है। हम इस पे और चीजें सीखेंगे और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस करेंगे और वेरिएशंस करेंगे, ठीक है। इसका एक क्वेश्चन जो है व्हिच इज अ चैलेंज क्वेश्चन फॉर यू, वो मैं आपको देके जा रहा हूं। ये एक हेमिस्फेरिकल बॉल है, ठीक है, जिसका रेडियस जो है सेंटर से आर है, इसके बॉटम पे एक बॉल पड़ा हुआ है और इस बॉल पे एक कांस्टेंट फोर्स लग रहा है ऐसे। अब जब ये फोर्स लगता है तो ये बॉल जो है वो धीरे 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 यहाँ पहुंच जाता है, ठीक है। तो अगर आप वर्क डन का इक्वेशन यूज करते हो तो वर्क डन निकालना है आपको बाय दिस फोर्स, कितना होगा, ठीक है। लॉजिक लगाना, थोड़ा सा दिमाग लगाना, थोड़ा सा डॉट प्रोडक्ट लगाना, थोड़ा सा वेरिएबल कांस्टेंट लगाना, आ जाएगा आंसर। नहीं आएगा तो मैं तो बताऊंगा यार, मैं तो बताऊंगा, कोशिश तो करो, लगाओ, तो नहीं आएगा तो बताऊंगा, ठीक है। तो ये आपने आई होप नोट कर लिया हो, मुझे आंसर्स कमेंट में मैं वेट करूंगा, ठीक है ना। यहां तक हमने सीखा कि भाई वर्क डन जो है वो कौन सी वैल्यूज होती हैं और उसे हम कैसे कैसे निकाल सकते हैं, राइट। चाहे वो वेरिएबल फोर्स की वजह से हो, चाहे वो कांस्टेंट फोर्स की वजह से हो, चाहे वो पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, जीरो हो, ये सारे केसेस में हम वर्क डन पता कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा वर्क पावर एनर्जी हमारा। यहाँ पे हम अपना पहला टॉपिक या पहला वीडियो स्टॉप करते हैं, राइट। आप पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, जो सवाल हैं आपके कमेंट सेक्शन में बताते रहिए, हम उसे कवर करते चलेंगे। तब तक आप यहाँ से मैं आपके अलविदा कहता हूँ और मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगा जहाँ पे हम सीखेंगे हमारा एनर्जी का कंसेप्ट, ठीक है। तब तक